तो मेरे नौनिहालों कैसे हैं आज हम बात करेंगे बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड एवं हैलोजन के ऑक्सी अम्ल तथा उनके ऑक्साइडों की। देखो छोटे छोटे टॉपिक है, हाइड्रोजन हैलाइड भी अपने आप में एक छोटा टॉपिक है, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल भी अपने आप में छोटा टॉपिक है और ऑक्साइड भी एक छोटा टॉपिक है। तो इन तीनों ही छोटे टॉपिक्स को कंबाइन करके आज का लेक्चर हम लोगों ने तैयार किया है। इसमें पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन के हैलाइड्स की। अब हाइड्रोजन के जो हैलाइड्स होते हैं यानी कि हैलाइड्स जो हैं यानी कि हैलोजेंस जो है वो किसके साथ में एसोसिएट होंगे? हाइड्रोजन के साथ में। मतलब हाइड्रोजन के साथ में यदि फ्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ में यदि क्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ में यदि ब्रोमीन और हाइड्रोजन के साथ में यदि आयोडीन मिलता है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के हाइड्रोजन के साथ में बने हुए यौगिक ही क्या कहलाते हैं बेटे? हाइड्रोजन के हैलाइड। यानी कि हाइड्रोजन के साथ हैलोजनों के यौगिक हाइड्रोजन हैलाइड कहलाते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड कहलाते हैं। नाम देखिए इसके, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका नाम है बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्लोरीन के साथ में रिएक्शन की ना, इसलिए क्लोराइड। यहां पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये है आपका हाइड्रोजन का आयोडाइड। एक्चुअली क्या है बच्चों कि जब हाइड्रोजन हैलोजनों के साथ में मिलता है तो हैलोजन जो है इस तरीके से X जो है वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ करके प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो था ये कौन है? आपका हैलोजन। हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक ऋणावेशित आयन का निर्माण करता है जिसे कहा जाता है बेटा हैलाइड। ठीक है। अब ये जो हैलाइड है ये कोई भी हो सकता है, ये फ्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई भी ये हो सकता है। अब ये जो ऋण आयन है अपने H+ के साथ में, ये देखिए H+ यानी कि हाइड्रोजन के साथ में हैलोजन जो है हैलाइड के फॉर्म में इकट्ठा होकर के एक आयनिक यौगिक का निर्माण करता है जिसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन के हैलाइड कहा जाता है। और ये हाइड्रोजन के हैलाइड आपको 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो बोलिए परिचय समझ में आया आप लोगों को कि हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में है और हैलाइड जो है वो X- की फॉर्म में। X- यानी कि जितने भी हैलोजन हैं उनको X से डिनोट किया जाता है। उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। ओनली हैलोजेंस आर देयर, है ना। X मतलब हैलाइड। अब ये जो हैलाइड्स हैं इनकी भौतिक अवस्था की बात कर लेते हैं, है ना। अब इनकी भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो देखो हाइड्रोजन के हैलाइड्स कौन कौन है? हाइड्रोजन का फ्लोराइड, हाइड्रोजन का क्लोराइड, हाइड्रोजन का ब्रोमाइड और हाइड्रोजन का आयोडाइड। ठीक है। अब इन चारों हैलाइडों में से सबकी जो भौतिक अवस्था है उसमें से अलग सबसे ज्यादा होता है अपना हाइड्रोजन का फ्लोराइड। केवल ये अकेला हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसा होता है जो बेटा द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी के जितने भी हैलाइड्स हैं वो सब के सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन का फ्लोराइड ही सिर्फ और सिर्फ द्रव अवस्था में पाया जाएगा, बाकी के जो होंगे वो सब के सब गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। इसके कारण वगैरह सब मैं एक साथ आप लोगों को समझाऊंगी, बट आप याद रखिएगा कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं तो दोनों एसोसिएट ज्यादा होंगे। और आपको पता है कि द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई आप जानते हो ना, आपने द्रव अवस्था के बारे में भी देखा है और आपने गैसीय अवस्था के बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है ना। द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में क्या अंतर होता है कि द्रव अवस्था के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े नजदीक होते हैं,
ठीक है ना। द्रव अवस्था में जो अपरमाणु कण पाए जाते हैं वो एक दूसरे से नजदीक पाए जाते हैं, जबकि गैसीय अवस्था में ये जो कण होते हैं अपरमाणु ये थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं। तो द्रव अवस्था में पास पास कब पाए जाएंगे? देखो हाइड्रोजन भी छोटा सा और फ्लोरीन भी छोटा सा, दोनों छोटे छोटे एक दूसरे के पास आ जाएंगे और लगभग ये द्रव अवस्था का ही फ्लोराइड मतलब हैलाइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसकी द्रव अवस्था होती है यानी कि इसके पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं, बाकी सब जो है वो दूर दूर पाए जाते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था के पार्टिकल्स की तरह ये बिहेव करते हैं, इसलिए इनकी गैसीय अवस्था होती है और उसकी द्रव अवस्था होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके गलनांक की। गलनांक देखिए, सर्वाधिक गलनांक जो है HI का पाया जाता है बच्चों, और HCl और HBr का जो गलनांक होता है वो इस HF से भी कम पाया जाता है। इसका कारण समझिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये कैसा होता है बच्चों, द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जा रहा है, इसका मतलब एक तो गैस को उड़ाना, गैस का गलनांक है ना, और एक द्रव के गलनांक। गैस को पहले आपको लिक्विफाई करना पड़ेगा तब जाकर के आप उसके गलनांक तक आएंगे। ये तो वैसे ही लिक्विड है, लिक्विड की तो गलनांक जो है वो ये देखो अधिक होंगे, है ना। तो क्लोरीन और फ्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा या हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से भी अधिक गलनांक किसका होता है बच्चों? HF का होता है। ठीक है, HF का गलनांक हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड से भी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आणविक संगुणन भी हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ठीक है, और HI में हाइड्रोजन का साइज इतना सा और आयोडीन बहुत बड़ा होता है। आयोडीन का साइज और हाइड्रोजन के साइज की वजह से ये डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड का तो केस ही अलग चलता है यहाँ पर। गलनांक के बाद हम बात करते हैं इसके क्वथनांक की। अब देखिए, सर्वाधिक क्वथनांक HF का, फिर HCl, HBr और HI का, यानी कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला जो हमारा हाइड्रोजन का हैलाइड है वो कौन है? अपना HF है। अब HF का सर्वाधिक क्वथनांक क्यों पाया जाता है? वही एक कारण है इसका, क्या कि ये अपनी द्रव अवस्था में उपस्थित होता है, इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसका क्वथनांक भी सर्वाधिक होता है। बीच के जो बंध है उन्हें तोड़ने के लिए ऊर्जा भी अधिक देनी पड़ेगी, जबकि Cl, Br और I के जो साइज है हाइड्रोजन के अपेक्षा, मतलब हाइड्रोजन का जो साइज है उसकी अपेक्षा क्लोरीन का साइज, ब्रोमीन का साइज, आयोडीन का साइज हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा डिफरेंस रखता है, इसलिए उनके गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक भी सर्वाधिक किसका माना जाएगा? HF का। गलनांक सर्वाधिक किसका? HI का। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी की जो भौतिक अवस्थाएं हैं इसकी, बंध लंबाई की बात करते हैं तो देखिए बंध लंबाई क्या होती है कि देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड की बंध लंबाइयों के बारे में चर्चा हो रही है। अब हाइड्रोजन का साइज तो इन सभी में लगभग एक समान ही रहेगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक जैसा ही है। परंतु यहाँ देखिए फ्लोरीन जो है उसका साइज हाइड्रोजन से लगभग बराबर, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन का साइज और बड़ा और आयोडीन का तो बहुत बड़ा। बोलिए, अब आपने हाइड्रोजन और आयोडीन का जो एटम बनाए हैं, अब इनकी देखो इसके नाभिक से इसके नाभिक तक की जो दूरी है वो बहुत कम है, जबकि इसके नाभिक और इसके नाभिक की जो दूरी है वो थोड़ी सी ज्यादा है। इसके नाभिक और इसके नाभिक की दूरी और ज्यादा है और सर्वाधिक दूरी हाइड्रोजन और आयोडीन के नाभिक की है। और यही नाभिकीय अंतरनाभिकीय जो दूरी है इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? बंध की लंबाई कहा जाता है। तो सर्वाधिक बंध लंबाई आयोडीन के बड़े आकार के कारण किसकी होती है? HI की। देखिए ये I है और ये हाइड्रोजन है, ये Br है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये Cl है, ये हाइड्रोजन है। और यहाँ पर फ्लोरीन का मैंने चित्र बना करके आप लोगों को इस चीज को समझाने की कोशिश की है कि जब दो एटम्स एक दूसरे से मिलते हैं और बंध बनाते हैं तो उस दोनों एटम के अंतरनाभिकीय दूरी को ही बंध लंबाई के नाम से हम जानते हैं। तो बंध लंबाई सबसे कम HF की, छोटे छोटे हैं दोनों, और सर्वाधिक HI की, क्योंकि आयोडीन का साइज जो है वो बड़ा है, जबकि हाइड्रोजन का साइज सभी में कैसा है? समान है। क्लियर है? होप आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट बात करते बच्चों बंध एंथैल्पी। यस, ये वही है बंध एंथैल्पी, डेल बॉन्ड H, डेल बॉन्ड
H मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, बड़ी लकड़ी को तोड़ने में कम टाइम लगता है या कम एनर्जी लगती है, जबकि छोटी सी चीज को तोड़ने में आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो अभी देखा आपने कि HF की बंध लंबाई HCl, HBr और HI से भी सबसे कम होती है। तो सबसे कम बंध लंबाई को तोड़ना है ना, बंध एंथैल्पी एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बंध लंबाई के। बंध लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी बंध की एंथैल्पी वैसे वैसे कम हो जाएगी। पिछले हम लेक्चर्स में इसके बारे में अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। तो बंध लंबाई और बंध एंथैल्पी में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, ये बढ़ेगी तो ये कम, ये बढ़ेगी तो ये कम मानी जाएगी। क्लियर। बंध एंथैल्पी के बाद में हम बात करेंगे इसके अपचायक गुणों के बारे में। अपचायक गुण HF, HCl, HBr और HI, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड में से सर्वाधिक अपचायक होता है कौन, अपना HI। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पता लगा है कि HI की बंध लंबाई सर्वाधिक होती है ना। अब बंध लंबाई सर्वाधिक है तो बंध वियोजन एंथैल्पी का मान सबसे कम है। बंध वियोजन एंथैल्पी का मान सबसे कम है तो बताइए अपचायक गुण भी सर्वाधिक होंगे। मतलब क्या हो रहा है, HI की जो बंध लंबाई है सर्वाधिक है। सभी हैलाइडों में सर्वाधिक लंबाई किसकी है, बंध लंबाई HF की, HI की है। सर्वाधिक बंध लंबाई किसकी है बच्चों, सर्वाधिक बंध लंबाई HI की। सर्वाधिक बंध लंबाई है तो बंध वियोजन एंथैल्पी, बंध वियोजन एंथैल्पी या बंध एंथैल्पी, बंध वियोजन एंथैल्पी कैसी है, न्यून है ना। तो बंध को तोड़ने में ऊर्जा अधिक नहीं लग रही, कैसी लग रही, कम लग रही है। बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा कैसी लग रही है बच्चों, कम लग रही है, कम ऊर्जा लग रही है। तो बंध जल्दी से टूट रहा है, बंध जल्दी से टूट रहा है तो इसके जो अपचायक गुण हैं भी कैसे होंगे, सर्वाधिक। तो अगर बात करी जाए बंध लंबाई और अपचायक गुणों की, तो बंध लंबाई और अपचायक गुण एक दूसरे के समानुपाती हैं। परंतु यदि बंध एंथैल्पी की बात की जाए तो बंध एंथैल्पी यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अपचायक गुणों के। अपचायक गुण, अपचायक गुण जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए फ्लोरीन की जो बंध लंबाई है सर्वाधिक होती है तो इसके अपचायक गुण भी सर्वाधिक होते हैं, जबकि इसकी बंध एंथैल्पी जो है सबसे कम है, सबसे न्यून है, तो इसकी जो बंध अपचायक गुण है वो सबसे अधिक होंगे। ठीक है। अपचायक गुण देखिए ना, अगर HI बॉन्ड जो है वो जल्दी से टूटेगा तो हाइड्रोजन जल्दी फ्री हो जाएगा। अब जहां भी जाकर के जुड़ेगा उसका क्या कर देगा, अपचयन कर देगा, इसलिए इसके अपचायक गुण अधिक माने जाते हैं। अम्लीय प्रबलता पर बात कर लेते हैं। अब अम्लीय प्रबलता भी बताइए, जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना अच्छा अम्ल माना जाएगा। बोलो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की यदि अम्लीय प्रबलता की बात की जाए तो सर्वाधिक प्रबल अम्ल जो है वो कौन होगा, अपना HI होगा। सर्वाधिक प्रबल अम्लीय गुण कौन प्रदर्शित करेगा, HI करेगा। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है क्या कि बंध जो लंबाई होती है इसकी सर्वाधिक होती है ना, बंध लंबाई इसकी ज्यादा होती है तो बंध एंथैल्पी कम होती है, इसलिए अपचायक गुण अधिक होते हैं और जो अम्लीय प्रबलता होती है वो भी अधिक होती है। अम्लीय प्रबलता भी अधिक होती है। जो अम्ल जितनी जल्दी
H प्लस का त्याग करता है, H प्लस का त्याग करता है, उसकी अम्लीय प्रबलता या वह उतना अधिक प्रबल अम्ल होता है, वह उतना ही प्रबल होता है। अब यार एक बात बताओ, कोई एक ऐसा अम्ल आपने ले लिया, भाई अम्ल का मतलब क्या है, H प्लस रिलीज करना, जो H प्लस देता है वो अम्ल होता है। अब आपने डाल दिया कि एक तो ऐसा अम्ल डाल दिया जो धीरे धीरे अपना H प्लस त्याग रहा है, और आपको H प्लस की जरूरत है, बताओ खुंदक आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, मुझे भी आएगी, है ना। अब मैं अगर आपको धीरे HI आपका सर्वाधिक अधिक प्रबल अम्ल माना जाता है। मजा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? तो मजा कब आएगा? जब H प्लस जल्दी मिलेगा। जो अम्ल जितना जल्दी H प्लस देगा वो उतना प्रबल अम्ल माना जाएगा। बोलो माना जाएगा कि नहीं? अब ये जो HI है यार, इसकी बंध लंबाई ज्यादा है तो इसकी बंध एंथैल्पी कम है, तो फटाफट बंध टूटेगा। बंध टूटेगा तो अपचायक गुण भी अधिक होंगे। ये तीन चीजें अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है। अब अपचायक गुण यदि ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ से H प्लस जल्दी निकल रहा है, और H प्लस जल्दी निकलने का मतलब ही क्या है कि यह अधिक प्रबल अम्ल होता है। बोलिए बात समझ में आता है? आगे बढ़ता है। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव है। क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव है। क्योंकि कारण क्या है? देखिएगा कारण, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव है तो क्यों है, कारण समझिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है जल के अणुओं के साथ में भी हाइड्रोजन बंध बनाता है और दूसरा आणविक संगुणन भी करता है। मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑफ फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक होती है बच्चों, है ना। तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब बहुत सारे HF के परमाणु, HF के अणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो क्या होता है, सभी बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से इनका जो बंध होता है वो कैसा बनता है? बंध जो है वो कैसा हो जाता है बेटा? पोलर हो जाता है, ध्रुवीय बंध पाया जाता है इनमें। इनके बीच में कैसा बंध पाया जाता है? ध्रुवीय बंध पाया जाता है, ध्रुवीय बंध पाया जाता है। अब ये ध्रुवीय बंध होने की वजह से ये जो नेगेटिव ध्रुव है ये इस पॉजिटिव ध्रुव को अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए की वजह से। तो HF के जो अणु हैं वो आपस में कैसे हो जाते हैं? संगुणित हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हाइड्रोजन फ्लोराइड में आणविक संगुणन पाया जाता है। अतः यह द्रव अवस्था में उपस्थित होता है। देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता में बहुत अधिक अंतर होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में जो बंध बना है ये कैसा हो जाता है? अत्यधिक ध्रुवीय बंध पाया जाता है। अब ध्रुवीय बंध होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में फोन भी आ रहा है। देखिए हाइड्रोजन बंध भी यहाँ पर बनेगा। तो पहला कारण ये, और दूसरा कारण ये कि भाई हाइड्रोजन बंध बनने के कारण HF के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अधिक पास पास आ जाते हैं और इनका क्या होता है? आणविक संगुणन हो जाता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जब अणु एक दूसरे के अधिक पास पास होते हैं तो द्रव अवस्था का निर्माण होता है ना। सॉलिड में तो बहुत ही ज्यादा पास पास हो, सॉलिड से थोड़ा दूर, गैस से थोड़ा पास में, ठीक है। तो तब द्रव अवस्था का निर्माण होता है। तो HF की द्रव अवस्था का कारण आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स जो अपना टॉपिक था वो यहाँ पर आकर के उस पे कॉमा लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे हेलोजनों के ऑक्साइड्स के ऊपर,
है ना। तो हेलोजन के ऑक्सो एसिड्स या हेलोजन के जो एसिड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो हेलोजन के ऑक्सी अम्ल, तो आपको यहाँ पर एक सारणी देखने को मिल रही होगी कि हेलोजनों के जो ऑक्सी अम्ल है ना, ऑक्सी अम्लों का मतलब होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिले हुए अम्ल। तो देखो फ्लोरीन के ऑक्सी अम्ल, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल, ब्रोमीन के ऑक्सी अम्ल और आयोडीन के ऑक्सी अम्ल आपको देखने को मिलेंगे। और ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 1, 2, 3 और 4 टाइप के होते हैं। पहले टाइप का जो है उसको बोलते हैं हाइपोहेलस अम्ल या हेलिक फर्स्ट अम्ल कहा जाता है इसे। दूसरा हेलिक थर्ड अम्ल कहा जाएगा या हेलस अम्ल कहा जाएगा। चौथा जो है वो हेलिक फिफ्थ अम्ल या हेलिक अम्ल कहा जाएगा। और पांचवा जो है वो पर हेलिक अम्ल के नाम से जिसे आप जानते हैं, और हेलिक सेवेंथ अम्ल पाया जाएगा। हाँ जी, जब भी जो नंबर्स हैं वो यदि रोमन न्यूमेरिकल में लिखे हुए हैं तो आप उसको फर्स्ट सेकंड से आप पढ़ते हो ना। आप कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में। तो 12th कैसे प्रोनाउंस करते हैं? 12 नहीं, 12 नहीं बोलते, कक्षा 12 बोलते, वो फिर 12 अपन ऐसा लिखते हैं, है ना। पर अगर आपको कोई इंग्लिश में पूछते तो आप ऐसा बताते हो, है ना, कक्षा 12th, है ना। तो जब रोमन न्यूमेरिकल में आप नंबर्स को लिखते हैं तो आप उनको इसी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए आप हेलिक अम्ल फर्स्ट, हेलिक फर्स्ट अम्ल, हेलिक थर्ड अम्ल, हेलिक फिफ्थ अम्ल और हेलिक सेवेंथ अम्ल, इनकी ऑक्सीकरण अंक बताता है। किनका ऑक्सीकरण अंक? अपने हेलोजनों का ऑक्सीकरण अंक बताता है। और नाम इनके क्या है? हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक। हाइपोहेलस, हेलस, हेलस के 2, हाइपो और हेलस, और हेलिक के 2, हेलिक और पर हेलिक, ठीक है। इस तरह के यहाँ पर ऑक्सी अम्ल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इसमें से पहला हेलिक अम्ल है अपना फ्लोराइड का, है ना। फ्लोराइड का देखो आप सिर्फ एक ही अम्ल पाया जाता है, वह है हाइपोफ्लोरस अम्ल, ठीक है। बाकी देखो आप क्लोरीन के सभी प्रकार के अम्ल पाए जा रहे हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल भी पाया जा रहा है, हाइपोक्लोरस अम्ल भी पाया जा रहा है, क्लोरिक अम्ल भी और परक्लोरिक अम्ल भी यहाँ से पाया जा रहा है। परक्लोरिक अम्ल जो है इसको अपन HClO4 के नाम से भी जानते हैं। देखो HO और ClO3, है ना। ये HO अलग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसकी ये क्या बताना चाहता है? क्षारकता बताना चाहता है, क्योंकि जो अम्ल जितने ज्यादा H+ देने की कोशिश करता है या देता है, जलीय विलयन में जो अम्ल जितने ज्यादा H+ देता है उसकी क्षारकता भी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है, पढ़ा है हम लोगों ने। हाइपोब्रोमस अम्ल, ब्रोमस अम्ल नहीं पाया जाता है। HBrO2 टाइप का कोई अम्ल नहीं पाया जाता है। ब्रोमिक अम्ल और पर ब्रोमिक अम्ल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आयोडीन का भी देखो ये वाला, ये सिर्फ यहाँ भी ये नहीं पाया जाएगा, यहाँ तो ये तीनों ही नहीं पाए जाते हैं। केवल क्लोरीन के ही सभी प्रकार के अम्ल पाए जाएंगे और ब्रोमीन के नीचे वाले 2, क्लोरिक पर क्लोरिक, ब्रोमिक पर ब्रोमिक, आयोडिक पर आयोडिक, है ना। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, देखो हाइपोहेलस का जनरल फॉर्मूला होता है HOX। देखो अगर HOX है तो इसका मतलब क्या है? ये हाइपोहेलस अम्ल है, हाइपोहेलस अम्ल है। अब फ्लोरीन का है तो F लिख दो, क्लोरीन का है तो Cl लिख दो, ब्रोमीन का है तो Br लिख दो और आयोडीन लिख दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेलिक अम्ल की, तो हेलिक अम्ल होता है HXO2, HXO2, ठीक है। HXO2 जो है वो अपना हेलस अम्ल पाया जाता है, हेलस अम्ल के नाम से जाना जाता है। अब अगली बात हम करें तो माना बोला जाएगा HXO3, देखो एक एक बढ़ता जा रहा है ना, HXO3, ये इसको भी HOX लिखने के बजाय HXO आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। ये वाला जो अम्ल है वो कैसा है बच्चों? हेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हेलिक अम्ल, ओके। और सबसे लास्ट में HXO4, ये कौन सा होता है? पर हेलिक अम्ल, पर हेलिक अम्ल, ठीक है। अब हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक, ये 4 प्रकार के अम्ल जो हैं वो अपने हेलोजन ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं।
देखो क्लोरीन क्योंकि सभी 4 प्रकार के जो ऑक्सो अम्ल है वो दर्शा रहा है, तो हमने यहाँ पर हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक चारों की ही स्ट्रक्चर दी हुई है। बाकी अगर क्लोरीन के अलावा फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल एटम जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु क्लोरीन की बजाय आप क्या लगा सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, ब्रोमीन लगाना है ब्रोमीन लगाओ, क्लोरीन लगाना है क्लोरीन लगाओ, आयोडीन लगाना है आयोडीन लगाए, एंड फ्लोरीन लगाना है तो फ्लोरीन आप लगा सकते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाइपोक्लोरस की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, वो ऐसी होती है, बेंट वी शेप की होती है, बंकित वी आकार की। कैसी होती है बच्चों, बंकित वी आकार की होती है, एंगुलर भी इसको कहा जाता है। क्लोरस अम्ल देखो, क्लोरस अम्ल भी ऐसा ही पाया जाता है, लगभग बंकित, इसकी भी कैसी है स्ट्रक्चर है बेटा, बंकित या वी शेप्ड, ठीक है। क्लोरिक अम्ल की जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इस प्रकार की पाई जाएगी। अब यहां से ये एक H+ डोनेट करता है तो इसकी जो क्षारकता है वो कितनी पाई जाएगी बच्चों, 1। इसकी भी देखो, इस वाले हाइड्रोजन की वजह से इसकी भी जो क्षारकता होगी वो कितनी पाई जाएगी बच्चों, 1। यहाँ भी इस वाले हाइड्रोजन की वजह से इसकी जो क्षारकता है वो कितनी पाई जाएगी, 1। और यहाँ भी देखिए परक्लोरिक अम्ल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय संरचना यहाँ पर है। चतुष्फलकीय संरचना है, चतुष्फलकीय संरचना इसकी है, और इस चतुष्फलकीय संरचना के साथ साथ इसकी जो क्षारकता है वो भी कितनी है, 1 ही है, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना पाया जाएगा बच्चों, -7। देखो ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 और 1 ये 7, तो बताइए सॉरी +7 पाया जाएगा, ठीक है। इधर देखिए इसमें भी क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक यदि देखा जाए तो देखो 2 2 4 और 1 5, कितना है +5। ऑक्सीजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणी है क्लोरीन से, तो इस अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ देखिए क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक अगर निकाला जाए तो यहाँ कितना हो रहा है, 1 2 और 1 3, यानी कि +3। और यहाँ पर यदि क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक निकाला जाए तो बताओ 1 ही है, यानी कि +1 है। क्यों +1 है, क्योंकि क्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ में केवल एक बंध से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आ जाता है बच्चों, +1 चार्ज आ जाता है। तो अगर आपको कहा जाए कि HOCl या हाइपोक्लोरस अम्ल की स्ट्रक्चर बनाए तो बना देना। ये देखो हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा फ्लोरीन, बोलो बन गई। इस तरीके से आप जो है इसकी स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर। अगली बात करते हैं कि भाई आपका जो ये सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूं कि भाई हाइड्रोजन का जो फ्लोराइड है वो सिर्फ एक ही टाइप का ऑक्सी अम्ल क्यों देता है, क्योंकि फ्लोरीन दूसरे आवर्त का तत्व है। फ्लोरीन कौन से आवर्त का तत्व है बच्चों, दूसरे आवर्त का तत्व है। अतः रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण एक ही प्रकार का ऑक्सी अम्ल बनाता है। फ्लोरीन छोटा सा प्राणी तो सबसे छोटे रूम में रखा गया है, सबसे छोटे रूम में रखा गया है तो उसके पास स्पेस की कमी है, तो बताइए एक छोटा सा अम्ल ही बना पाएगा ना, इसलिए अष्टक का प्रसार नहीं कर पाएगा और एक ही टाइप का ऑक्सी अम्ल आप लोगों को प्रदान करेगा।
देखिए ऑक्साइडों की बात करते हैं, यानी कि अब हम बात करेंगे किनकी, ऑक्साइडों की। और ऑक्साइडों में क्या होता है, जिसका भी ऑक्साइड बनाया जाता है उसकी अभिक्रिया जो है उस तत्व को ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करवाया जाता है। तो आप बना रहे हैं हैलोजन के ऑक्साइड, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अब किसके साथ में संयुक्त होंगे बच्चों, ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होंगे। तो फ्लोरीन, अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात ही फ्लोरीन क्या आएगी कि भाई फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक होती है। बोलिए, सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है, फ्लोरीन, और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है, आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता जो है वो फ्लोरीन से कम पाई जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ में फ्लोराइड बनाएगा, अतः फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ फ्लोराइड का निर्माण करते हैं, जिसमें OF2 कमरे के ताप पर स्थायी होता है, जबकि O2F2 अस्थायी होता है। मतलब क्या हो रहा है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से भी अधिक पाई जाती है बच्चों। तो ऑक्सीजन से भी अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ में फ्लोराइड्स का निर्माण करता है, ठीक है। और जो फ्लोराइड यहाँ से बनते हैं उसमें से OF2 तो कमरे के ताप पर कैसा होता है, स्थायी होता है, जबकि O2F2 जैसे पेरोक्साइड होता है ना हमारा H2O2, है ना, ऐसे O2F2 भी जो है वो कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। और जो ये O2F2 है इसे प्लूटोनियम के साथ में अभिक्रिया कर, मतलब जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो नाभिकीय ईंधन में जो प्रयुक्त प्लूटोनियम है उसके पृथक्करण में इसको यूज किया जाता है ना। तो इसका उपयोग मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसका किसका, O2F2 का उपयोग। तो O2F2 का प्रयोग नाभिकीय ईंधन में, नाभिकीय ईंधन में प्रयुक्त प्लूटोनियम के पृथक्करण में किया जाता है। मतलब क्या होता है कि नाभिकीय ईंधन में जो ये प्लूटोनियम होता है, Pu, है ना, प्लूटोनियम Pu जो होता है, इसके पृथक्करण के लिए हम O2F2 का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार से O2F2 जो है इस प्लूटोनियम के साथ में अभिक्रिया करता है, देखिएगा आप, देखिए प्लूटोनियम जो है हेक्सा फ्लोराइड बना करके अलग हो जाता है और यहाँ से डाइऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। तो प्लूटोनियम जो है वो हेक्सा फ्लोराइड का निर्माण कर लेता है और यहाँ से नाभिकीय ईंधनों में से इस प्लूटोनियम को फ्लोराइड के फॉर्म में अलग निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ऑक्साइड्स का ये एक आपने उपयोग देखा, जबकि अन्य हैलोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। फ्लोरीन तो सिर्फ दो ही टाइप के, O2F2 और OF2, है ना, जबकि अन्य हैलोजन ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार के
ऑक्साइड्स या ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करते, देखिए जो अन्य हैलाइड्स हैं या अन्य हैलोजन जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो ऑक्साइड्स देते हैं उनमें से देखिए एक मैं बनाती हूँ Cl2O7। अगर मैं इसकी जल के साथ में अभिक्रिया करवा दूं तो देखिए मेरे को क्या मिलेगा, HClO4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलिए परक्लोरिक अम्ल मिला कि नहीं मिला, तो परक्लोरिक अम्ल मिला तो इसका मतलब इसकी कुछ न कुछ अम्लीय प्रबलता होगी। तो अम्लीय प्रबलता जो है Cl2O7 की हम निकालेंगे। तो देखो एक तरीके से कहा जाए तो Cl2O7 ने H2O के साथ में मिलकर के यानी कि इस ऑक्साइड के जलीय विलयन किसका निर्माण कर रहे हैं, अम्ल का। भाई इसे पर क्लोरिक अम्ल कहा जाता है ना बेटा, परक्लोरिक अम्ल। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर अम्ल में से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाए तो जो भी बचता है उस अम्ल का क्या कहलाता है, एनहाइड्राइड कहलाता है। तो Cl2O7 क्या है, परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड। परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है ये, बोलिए है कि नहीं है। अब ये जो एनहाइड्राइड है यानी कि ये जो ऑक्साइड है इनकी कुछ न कुछ अम्लीय प्रबलता होती है। अब अम्लीय प्रबलता को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा, देखिएगा अगर मैं यहाँ पर अम्लीय प्रबलता की बात करूं तो देखो अम्लीय प्रबलता जो है ना बेटा, अम्लीय प्रबलता समानुपाती होती है केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अंक के। केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक जैसे जैसे बढ़ेगा अम्लीय प्रबलता भी वैसे वैसे बढ़ेगी। तो देखिए आप Cl2O बना लो, है ना। अब Cl2O में क्लोरीन ऑक्सीजन जो है उसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो +1 पाया जा रहा है ना, क्योंकि क्लोरीन कम विद्युत ऋणी है ना भाई ऑक्सीजन से। ऐसे ही यदि मैं दूसरा ऑक्साइड बनाऊं Cl2O3, एक और मैं बनाती हूं Cl2O हो गया, Cl2O3 हो गया, ClO2, एक और मैं ऑक्साइड बनाती हूं यहाँ पर Cl2O5, और एक और वो रहा Cl2O7। इसमें आप देखिए कि कम विद्युत ऋणी परमाणु कौन है, क्लोरीन, और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन है, अपना ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन की अगर अम्लीय प्रबलता की बात करें इन क्लोरीन के अलग अलग ऑक्साइडों में, तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर कितना है बच्चों, +1 है। यहाँ पर कितना है देखो, +3, यहाँ पर देखिए +4 है। देखिए मतलब ऑक्सीजन के साथ में जो क्लोरीन ने अलग अलग आपके ऑक्साइड बनाए हैं उनमें जो क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो देखिए आप कितना पाया जाता है, इसका +1, इसका +3, इसका +4। क्लोरीन का +4 ऑक्सीकरण अंक, यहाँ पर क्लोरीन का +5 ऑक्सीकरण अंक पाया जा रहा है, और यहाँ पर क्लोरीन का +7 ऑक्सीकरण अंक पाया जा रहा है। अतः अम्लीय प्रबलता, देखिए अभी कहा गया है अम्लीय प्रबलता केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अंक के साथ साथ बढ़ती है। तो सर्वाधिक प्रबल अम्लीय कौन सा ऑक्साइड होगा, आपका Cl2O7, जो कि क्या है, एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि ऑक्सो अम्ल जो है, इसी प्रकार से यदि हम अम्लों में बात करें कि जो अलग अलग प्रकार के ऑक्सो अम्ल बना रहा है, जैसे HClO है ना, HClO2, HClO3 और HClO4 की यदि हम बात करें तो यहाँ भी अगर अम्लों की भी प्रबलता की बात की जाएगी तो सर्वाधिक प्रबल अम्ल कौन सा पाया जाएगा, आपका HClO4। क्यों पाया जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अंक है वो +1 पाया जा रहा है, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक +3 है, यहाँ पर देखो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक +5 और यहाँ पर +7 पाया जाता है। इसलिए परक्लोरिक अम्ल जो है सर्वाधिक
अधिक प्रबल अम्ल माना जाता है क्लोरीन के बाकी अम्लों की अपेक्षा। क्लियर है बात? अब हम बात करेंगे इनके उपयोगों के बारे में। उपयोग के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे Cl2O की। Cl2O का उपयोग, Cl2O का जो उपयोग है ये कागज के विरंजन में, आप देखते हैं ना सफेद सफेद अपने कागज होते हैं, है ना, कागज के विरंजन में किया जाता है। पहला इसका उपयोग कागज के विरंजन का है। दूसरा उपयोग देखिए आप, Cl2O को पेयजल के शुद्धिकरण में भी उपयोग किया जाता है। पेयजल के शुद्धिकरण में भी आपका जो Cl2O है वो काम में लिया जाता है। दूसरा I2O5 जो है CO के मात्रात्मक आकलन में भी काम करता है, यानी कि I2O5 देखिए आयोडीन का ये जो ऑक्साइड है का उपयोग आयोडीन के मात्रात्मक आकलन में किया जाता है, यानी कि कितनी मात्रा में आपको जो कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में, कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में, यानी I2O5 का जो उपयोग है कार्बन के मोनोऑक्साइड के आकलन, मात्रात्मक आकलन में कितनी मात्रा में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है उसके मात्रात्मक आकलन में भी इसका उपयोग किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? देखिए कि आपने I2O5 लिया, ठीक है, I2O5 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के 5 मोल के साथ में 1 मोल में, यानी कि 1 और 5 के अनुपात में इन्हें लिया जाएगा और जितनी मात्रा में यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी उतनी ही मात्रा में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के मात्रात्मक आकलन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यानी देखो जितने भी कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल थे उतने ही मोल अमाउंट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। और ये किसकी वजह से संभव हो पाया है बेटा? I2O5 की वजह से। इसने अपने सारे के सारे 5 ऑक्सीजन जो है वो इधर दे करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो यहाँ से जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको प्राप्त होगी उतना ही क्या पाया जाएगा? यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाएगा। तो बताइए मात्रात्मक आकलन हो गया ना। तो मात्रात्मक आकलन के इस्तेमाल में भी आयोडीन का जो ये ऑक्साइड है काम में लिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितनी भी बातें पढ़ी हैं किस के बारे में, हैलाइड्स के बारे में, ऑक्साइड्स के बारे में, है ना, और अम्लीय प्रबलता वगैरह के बारे में, तो जितनी भी बातें हम लोगों ने आज यहाँ पर प्राप्त की है, होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। आप सभी इन चीजों को रिवाइज करें, एक बार इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अपने नोट्स का फॉर्मेशन करें। आपके बोर्ड के सभी क्वेश्चंस यहाँ से आपको प्राप्त होंगे और आप एज इट इज इनको वहां पर लिख के आएंगे, बढ़िया नंबर से पास होंगे और नाम देश का रोशन करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।